डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल मैथ्स विद प्रदीप में। अभी तक हम लोगों ने एनसीईआरटी पर काम किया और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कर रहे हैं। इस समय हम लोग देख रहे हैं कि ये कितनी छोटी छोटी बातें हैं जो आने वाले समय में हमें कितनी आवश्यक होंगी। लगभग हर परीक्षाओं में ऐसी छोटी बातें पूछ ली जाती हैं और उनका जवाब हमें एग्जैक्ट नहीं याद होता। हालांकि जो जैसे टेट से लेकर बात करें, सुपर टेट से लेकर बात करें, तो ऐसी जगहों पर तो ऐसे सवाल बहुत ही फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, क्योंकि उनका जो तो टॉपिक भी वही है। और जो बड़े एग्ज़ाम्स होते हैं उनके अंदर भी ऐसे सवाल लगातार पूछे जा रहे हैं। तो मैंने ये डिसीजन ले रखा था कि मैं पूरी जो है एनसीईआरटी कवर करवाऊँगा और काफ़ी कोशिश कर भी रहा हूँ। इधर बीच हमने क्या किया है कि कुछ ऐसी चीज़ें जो हमारे पास पहले से बन करके वीडियोस रखे हुए थे, तो उनको मैंने एक साथ कॉम्पैक्ट करके एक कंप्लीट परसेंटेज, कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्री करके दिया है। आपने देखा होगा। तो कंप्लीट देने के पीछे एक रीज़न ये भी है, हालांकि वो सारी चीज़ें जब प्लेलिस्ट में आप जाओगे तो सारी चीज़ें भी ओरिजिनल रूप में भी मिल जाएंगी आपको। कंप्लीट देने के पीछे ये मतलब था कि आप इकट्ठा सब कुछ देख पाओ। जैसे एक बार आप शुरू करो तो उसको वहाँ पे आप देखते होंगे, यूट्यूब देखते समय जो राइट साइड में आपको 3 बटन दिखते हैं, 3 बिंदियाँ जैसी, वहाँ से आप स्पीड को थोड़ी सी बढ़ा लेंगे तो थोड़ा जल्दी कवर अप हो जाएगा। एक मूवी देखने की अपेक्षा आप इसको और जल्दी से देख लेंगे तो जल्दी कवर हो जाएगा, अच्छा रहेगा। अब हम लेसन 5 में आ गए। लेसन 4 तक हमने कंप्लीट कर लिया है। लेसन 5 में आपका लेसन 5 का नाम है प्रारंभिक आकारों को समझना। अब प्रारंभिक आकारों को समझने का मतलब ये होता है कि अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा था, बिंदु के बारे में पढ़ा था, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ा था, और अब हम उन आकारों को समझने जा रहे हैं, यानी लेसन 5 की चर्चा करने जा रहे हैं। लेसन 5 में जब हम जाते हैं तो इन्हीं आकारों की समझ होना है। उसमें एंगल्स कैसे बनाए जाएंगे और 360 डिग्री कैसे होता है, ये इन सब चीज़ों पर चर्चा करेंगे और कैसे सब बनता है, इन सब पर बात होगी। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं एक्सरसाइज 5.1। जो हम एक्सरसाइज 5.1 पर बात करते हैं तो इसमें जाते हैं। सबसे पहले हमको जो क्वेश्चन मिलता है वो ये है कि रेखाखंड की तुलना केवल देखकर करने में क्या हानि। अच्छा बताओ, 2 रेखाखंड की तुलना, ये पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको आ गया होगा। कह रहे हैं कि रेखाखंडों की तुलना केवल देखकर करने से क्या हानि है। जानते हो देखकर होने से क्या होता है? जैसे 2 रेखाखंड आपके सामने हैं, आप तुलना कर रहे हो, इसमें कौन छोटा है कौन बड़ा है, तो इसमें एरर हो सकता है, क्योंकि हमारी आंखों में ये अंदाज़ा तो हो जाता है कि लगभग छोटा बड़ा कौन है, लेकिन जब वो बहुत माइन्यूट डिफरेंस आ जाए, मिलीमीटर में आ जाए अंतर, तो वो समझ में नहीं आता। इसीलिए उनको नाप कर देखना ही बेहतर होता है। ठीक है, तो ये हानि होती है कि उसमें एरर आ जाता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है इसमें। सवाल ये था कि क्या हानि, देख कर करने से हानि होती है कि हम लोग एग्जैक्ट नहीं बता पाते, थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है उसमें। दूसरे क्वेश्चन पर बात करें तो उसमें लिखा है कि एक रेखाखंड की लंबाई नापने के लिए रूलर की अपेक्षा डिवाइड का प्रयोग करना क्यों अधिक अच्छा है। देखिए, डिवाइड का प्रयोग करने का मतलब हुआ कि जैसे मान लो, दूसरा क्वेश्चन है, अगर आपको इसी रेखा की लंबाई नापनी है तो इस रेखा की लंबाई जब आप रूलर से नापते हैं तो रूलर से नापने में क्या होता है कि सेंटीमीटर तो एकदम सही जाता है, लेकिन उसके बाद जब मिलीमीटर में जाता है तो उसमें मिस्टेक हो सकती है। जबकि डिवाइडर का काम है, डिवाइडर समझ रहे हैं ना, जिसमें दोनों तरफ नीडल लगी रहती है, तो उसको एक यहाँ पर रखा, एक यहाँ पर रखा, और वो जब उतना बड़ा आपने देख लिया एग्जैक्टली, तब उसको ले जाके स्केल पर रख दिया और वहाँ से उनको एग्जैक्ट जानकारी मिल जाती है। तो डिवाइडर से देखना इसलिए हमारे लिए ज़्यादा बेहतर होता है, एक्यूरेसी के लिए देखा जाए तो, यानी एक्यूरेसी हमको और बेहतर मिल पाती। अब हम तीसरे क्वेश्चन पर बात करें तो तीसरा क्वेश्चन लिखा है, कोई रेखाखंड ए बी खींचिए। देखो, एक रेखाखंड हमने खींच लिया, ए बी खींच लिया, और ए और बी के बीच स्थित कोई बिंदु सी लीजिए। मान लो यह बिंदु हमने सी ले लिया। अब ए बी बी सी और सी ए की लंबाई नापी, इन तीनों की लंबाई नापी।
इसको AC की लंबाई, BC की लंबाई और AB की लंबाई नापिए। क्या आप देखते हैं कि AB बराबर AC प्लस CB? जी हाँ, एग्जैक्ट सही होगा। क्यों सही होगा? मान लीजिए ये 10 सेंटीमीटर है, मान लीजिए ये 10 सेंटीमीटर है और ये 6 सेंटीमीटर है, तो निश्चित रूप से ये 4 सेंटीमीटर होगा, इसमें कोई शक नहीं है। तो आप बहुत आराम से कह पाएंगे कि AB बराबर होगा AC प्लस BC। निश्चित रूप से होगा, क्योंकि ये जो C बिंदु है इसी रेखा AB पर स्थित है कि नहीं? क्लियर हो रही बात? तो निश्चित रूप से समझ रहे होंगे, छोटी छोटी बातें हैं ये। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब अगर आप देखते हैं क्वेश्चन 4 है कि एक रेखा पर बिंदु A, B और C इस प्रकार स्थित है कि AB बराबर 5 सेंटीमीटर, BC बराबर 3 सेंटीमीटर और AC बराबर 8 सेंटीमीटर। इनमें से कौन सा बिंदु अन्य दो बिंदुओं के बीच में स्थित है? देखो, AC बराबर 8 सेंटीमीटर, सोच लो ये चौथा क्वेश्चन है। तो एक रेखा मैंने खींचा, इसका नाम A है, इसका नाम C है और बीच में ये बिंदु B है। कह रहे हैं AC बराबर 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, ठीक है। AB बराबर 5 सेंटीमीटर और BC बराबर 3 सेंटीमीटर, यानी ये 5 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर और टोटल 8 सेंटीमीटर। तो अब पूछा गया कि कौन सा बिंदु इन दो बिंदुओं के मध्य में स्थित है? तो A और C के मध्य में यानी बीच में B स्थित है। क्यों स्थित है? क्योंकि तभी हम कह पाएंगे कि AC बराबर AB प्लस BC, तभी हम इसको कह पाएंगे, क्योंकि यह बीच में रहेगा तो 5 + 3 बराबर 8 हो जाएगा। इसका मतलब होता है कि B बिंदु बीच में स्थित है। तो ये आपका था चौथा प्रश्न। अब आइए 5वें सवाल पर बात करते हैं। 5वां क्वेश्चन है कि जांच कीजिए संलग्न आकृति में D रेखाखंड AG का मध्य बिंदु है। तो आओ एक चित्र बनाते हैं। चित्र आप देख रहे होंगे। उन चित्र को देखते समय देखिए मैं बना रहा हूं। एक रेखाखंड है और यहाँ 0 से स्टार्ट हुआ है और 1 से लेकर 7 तक लाइन है। 1 2 3 4 5 6 7, इसका नाम है 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ 0 है और 1 से लेकर A B C D E F और G। तो सवाल कह रहा है कि D रेखाखंड AG का मध्य बिंदु। D रेखाखंड के बारे में सोचो, ये AG का मध्य बिंदु पूछ रहा है। अच्छा, अगर मध्य बिंदु पूछ रहा है A और G लाइन का, तो A और G की जो टोटल डिस्टेंस है उसको ये D डिवाइड करना चाहिए 2 भागों में। आओ चलो देखते हैं कितने डिजिट इधर कितने इधर है। अगर हम इधर देखें तो 1 2 3 डिजिट इधर दिख रहा है, 3 खाना, और इधर देखें तो 1 2 3 खाना इधर दिख रहा है। तो 3 खाने इधर हैं, 3 खाने इधर है। तो निश्चित रूप से D बिंदु बीचों बीच स्थित है। हम बहुत आराम से कह सकते हैं कि रेखाखंड D जो है वो AG का मध्य बिंदु है। AG जितना से बड़ा है उस AG का ठीक मध्य बिंदु D होगा, है ना? एकदम। क्यों, कैसे समझ पाए? क्योंकि जितना खाने इधर है उतने ही खाने इधर है, 0 को शामिल नहीं किया गया। तो जितने खाने इधर उतने खाने इधर हैं। हम बहुत आराम से कह सकते हैं कि D रेखाखंड AG का मध्य बिंदु है ना? ये था आपका 5वां क्वेश्चन। आइए 6वें पर बात करें। 6वां क्वेश्चन है कि B रेखाखंड AC का मध्य बिंदु है। चलो देखते हैं। ये हमारा 6वां क्वेश्चन है। एक रेखा बनाते हैं। लिखा है B रेखाखंड AC का मध्य बिंदु है। AC है और इसके अंदर मान लो हमने B बना दिया। और C रेखाखंड BD का मध्य बिंदु है। C रेखाखंड BD, मतलब इसको और बढ़ाओ यहाँ तक, हाँ, इसको नीचे लिखते हैं C और इसको D बनाते हैं। C रेखाखंड जो है BD का मध्य बिंदु ये है, ठीक है। अब जहाँ A B C और D एक ही रेखा पे स्थित है, बताइए AB बराबर CD क्यों है? कि AB बराबर CD क्यों? अच्छा बताओ, AB बराबर CD दे रखा है, यानी हम कह सकते हैं AB बराबर BC,
ए बी बराबर बी सी, क्योंकि कह रहा है कि मध्य बिंदु। अब हम ये भी कह सकते हैं कि बी सी बराबर सी डी, ये दिया हुआ है, इसका मतलब बी सी बराबर ए बी है और सी डी बराबर भी बी सी है, सॉरी बी सी बराबर सी डी है। अब बी सी बराबर ए बी है और बी सी बराबर सी डी है, जब दोनों बी सी के बराबर है तो फिर बताओ क्या होना चाहिए। यानी इसको हम बहुत आराम से कह सकते हैं, यानी कि अगर इक्वेशन की भाषा में हम कहें तो इसको ऐसे कर सकते हैं। देखो कैसे कह दें कि बी सी बराबर ए बी और बी सी बराबर सी डी, देख रहे हैं। अब अगर हम इसको देखें तो जब बी सी के बराबर दोनों आ गए तो हम लिख सकते हैं ए बी बराबर सी डी, क्योंकि दोनों ही बी सी की वैल्यू है ना, दोनों बराबर है। जैसे हम अगर फिट वाली लेते हैं पटरी, रूलर जो होती है, तो अगर मुझे कोई छड़ी या कोई छड़ मिल जाए जो 1 फीट का हो और दूसरा हम छड़ी ले वो भी 1 फीट का हो, तो हम कह सकते हैं कि दोनों छड़ियाँ बराबर हैं। एकदम उसी प्रकार से बी सी बराबर ए बी है, बी सी बराबर सी डी है, तो हम कह सकते हैं ए बी बराबर सी डी है। ठीक है, ये छठा क्वेश्चन हुआ। अब आपका आखिरी क्वेश्चन है 7वां। आओ देखते हैं 7वां में क्या है। 7वां क्वेश्चन है 5 त्रिभुज खींचिए और उनकी भुजाओं को मापिए। प्रत्येक स्थिति में जांच कीजिए कि किन्हीं 2 भुजाओं की लंबाइयां का योग तीसरी भुजा से सदैव बड़ा होता है। देखिए ये जो है त्रिभुज का एक प्रॉपर्टी है। 7वां क्वेश्चन में कह रहे हैं कि 5 त्रिभुज खींचिए, कोई भी 5 त्रिभुज खींच लीजिए, 5 त्रिभुज खींचिए। अब इनका कहना यह था कि इसको नाप करके भुजाओं को देखिए कि किन्हीं 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अवश्य बड़ा होता है। यह त्रिभुज की एक प्रॉपर्टी है। ये प्रॉपर्टी कैसे काम करती है मैं आपको बताऊं। जैसे मान लीजिए कि ऐसी स्थिति में अगर हम देखें तो अगर कोई एक रेखा ले ले 5, 6, 7, यानी 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, और हम जानना चाहते हैं कि इस पर हम एक त्रिभुज कैसे बनाते हैं। तो बनाने का तरीका, त्रिभुज खींचने का तरीका यह होता है कि जो सबसे बड़ी भुजा है, मान लो 7 सेंटीमीटर है, तो इसको 7 सेंटीमीटर की हम एक लाइन खींच लेते हैं। अब क्या होगा, 5 सेंटीमीटर का वो से जो कैंपस होता है वहाँ से 5 सेंटीमीटर रेडियस लेकर के एक आर्क लगाते हैं, और यहाँ से 6 सेंटीमीटर का एक रेडियस लेकर के यहाँ से एक आर्क लगाते हैं। दोनों एक जगह काट देते हैं और उस जगह काटेंगे और इसको हम मिला देंगे तो ये 5 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। इस प्रकार एक त्रिभुज की रचना हो जाती है। अब हम एक ऐसा जो है उदाहरण लें जिसमें ये 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा ना हो, तब क्या होगा। जैसे मान लो यहाँ ले लेता हूँ 5 और 6, यहाँ ले लेता हूँ 11। देखो 5 और 6 जोड़ने पर 11 आता है और 11 के बराबर हमने 11 ले रखा है उसको, बल्कि 11 से इसको क्या होना चाहिए था, छोटा होना चाहिए था, 10 होना चाहिए था, 8 होना चाहिए था, तब बढ़िया बनता। लेकिन हमने बराबर ले लिया तो क्या नुकसान होने वाला। अगर हम 11 सेंटीमीटर की रेखा खींच लें और 5 सेंटीमीटर का एक आर्क लेकर के यहाँ से तो ऐसे खींचें और यहाँ से 6 सेंटीमीटर की आर्क लेकर के ऐसे खींचें, तो हम देखते हैं कि दोनों जो है 5 सेंटीमीटर ये और 6 सेंटीमीटर ये दोनों आखिर इसी रेखा पर मिल जाते हैं। और इस प्रकार तीनों बिंदु जो है केवल एक ही रेखा पर आ जाते हैं, जिससे हमारा त्रिभुज बनना संभव नहीं है। और अगर कहीं इसको और बड़ा ले लिया जाए, जैसे मान लो इसको मैंने लिया 3, 4 और यहाँ ले लिया 8, सब कुछ करो, ये तो असंभव ही हो गया। ये भी असंभव था, ये भी असंभव होने जा रहा। कैसे? क्योंकि 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से छोटा दिख रहा है। अगर मैं 8 सेंटीमीटर की लाइन यहाँ खींच लूँ और यहाँ से 3 सेंटीमीटर पर एक आर्क लगाऊँ, यहाँ से 4 सेंटीमीटर का एक आर्क लगाऊँ, तो मैं देखता हूँ कि 1 सेंटीमीटर के इनके बीच में गैप छूट गया, जो कि त्रिभुज अब बनने से रहा, यानी नहीं बन सकता। यानी त्रिभुज की एक विशेषता है कि त्रिभुज में किन्हीं 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अवश्य बड़ा होता है। तो इस प्रकार देखिए आपका एक एक्सरसाइज खत्म हुआ, और बहुत सिंपल एक्सरसाइजेज हैं। हम एक एक करके सारे सवाल करवा देते हैं। आप लोग बस एक तरफ से देखते जाइए और उन लोगों तक फॉरवर्ड कर दीजिए जो इस क्लासेस में हैं, या अगर कंपटीशन तैयारी करते हैं तो अगर उनकी बेसिक कहीं से भी कमज़ोर है तो उन्हें अवश्य भेज दें, और ये उनको अनिवार्य रूप से हर चीज़ देख लें। तो इससे क्या होगा कि कोई चीज़ छूटने नहीं पाएगी। ठीक है, धन्यवाद।